Welcome back to the YouTube channel of 1psc.com. So 7th to 9th February newspaper editions. So it has some unique articles which have much relevance for civil services examinations. For example, 7th February Central Asia relations, a new form of untouchability, health data retention plan and a hijab row, which is an ongoing issue. Fine. So this video contains 7th and 8th February articles and there is a separate video for 9th February. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है और अगर इसका आपको कंटेंट चाहिए टेक्स्ट चाहिए तो प्लीज विजिट द पेरेंट वेबसाइट www.1psc.com. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड लेट्स स्टार्ट with our very first article. So let's start with the edition of 7th February 2020. India's return to Central Asia, right? And the second is weighing in on a health data retention plan, a new form of untouchability, and the interpretative answer to the hijab rule. Okay, we have clubbed this article with the another article which is published in the edition of 8th February, right? So we have clubbed both of these articles. So in this edition, we'll cover these three articles. Okay. So let's start with our first article. Now, first article is India's return to Central Asia. So what constitutes Central Asia? Central Asia में कौन सी countries आती हैं? तो 5 countries mainly Kazakhstan, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. ये आप रीजन देख सकते हैं, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे पाकिस्तान के इस तरफ इंडिया का रीजन है, राइट. सो ये जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर बेसिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. सो इट्स अ लैंड लॉक्ड रीजन. आप देख सकते हैं इट्स अ लैंड लॉक्ड रीजन. यहाँ पे डेजर्ट्स हैं और एंड वेरी लेस रेनफॉल परसीव हियर. ओके, सो ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, जबकि ट्रेड भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया का बहुत कम है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है ये हम इस आर्टिकल में देखेंगे. सो इसका थीम अगर हम देखें तो इसमें ये है व्हाइल द गेन्स फ्रॉम एंगेजिंग सेंट्रल एशिया मे बी मिनिमल. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेड रिलेशंस बहुत कम है, तो गेन्स जो है दीज आर वेरी मिनिमल, बट नॉन एंगेजमेंट कुड बी कॉस्टली. अगर इंडिया एंगेज नहीं हुआ सो इट्स वेरी कॉस्टली. द फाइनल रिजल्ट वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर इंडिया. व्हाई? We'll see it now. Okay, so that's the reason India attended various summits like India Central Asia Summit, India Central Asia Dialogue and the Regional Security Dialogue on Afghanistan. तो इन सब की वजह से क्या हुआ? इन सब की वजह से हमें ये देखने को मिला कि इंडिया has renewed enthusiasm to engage with the Central Asian regions, right? बट इशू क्या है? इशू ये है इंडिया हैज अ लैक ऑफ फिजिकल एक्सेस विद दिस रीजन. इंडिया हैज लिमिटेड इकोनॉमिक एंड अदर स्टेक्स इन सेंट्रल एशियन रीजन. मैंने आपको बताया ना, रोडवे कनेक्टिविटी बहुत कम है, लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है सेंट्रल एशियन रीजन की और इंडिया की. बट द CAR region it's very important for India's foreign policy. Okay, because अमेरिका रिसेंटली इस रीजन से बैक ऑफ कर लिया है. अब ये रीजन ओपन हो गया है चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के लिए. अब चाइना इज अ ट्रेडिंग नेशन बेसिकली. ओके, एंड रशिया इज अ बेसिकली इट्स अ मिलिट्री कंट्री. सो इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे हैं और रशिया भी चाहता है कि इंडिया के साथ मिलके वो इस रीजन में बेटर परफॉर्म करे. तो हम वही इस आर्टिकल में देखने वाले हैं कि कैसे इंडिया को रशिया के साथ एंगेज होकर इस रीजन को थोड़ा सा प्रोमिनेंटली इस रीजन के साथ बातचीत करनी चाहिए. फाइन. So India's mission on Central Asia reflects that India is responsive to the new geopolitical developments in the region. This India's renewed engagement of Central Asia is the right direction. That the gains from the engagement of Central Asia are minimal, but the disadvantages of non-engagement could be costly in the long run. Okay. So what are the factors responsible for India's increased withdrawal of US from the Afghanistan? तो अगर हम लोग ये देखें, decline of America and then created a vacuum which can be filled by Russia and China. अब सेंट्रल एशिया रीजन जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब अमेरिका ने वहां से विड्रॉ कर दिया आफ्टर द रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, तो रशिया और चाइना को मौका मिल गया कि इस वैक्यूम को फिल किया जाए. ओके, and we all know that China, being a world's largest trader, always believes in aggressive policies. Okay, so
Here comes the role of Russia, right? So Russia considers India to be a very useful partner in the region, which helps to improve India-Russia relation, because recently India is more inclined towards US. अब रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अब रिसेंटली यूएस की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। तो अब रशिया को इंडिया के साथ रिलेशंस बनाने के लिए इंडिया को एक लॉलीपॉप टाइप देना पड़ेगा, वो है सेंट्रल एशिया रीजन का। ओके, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे क्या होगा, चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस ओवर द सेंट्रल एशियन रीजन, रशिया नीड्स इंडिया। Okay, and India will find Russia very useful in getting out of a nutcracker situation, that is a possible China Pakistan Taliban nexus। और चाइना पाकिस्तान तालिबान नेक्सस को चेक करने के लिए रशिया इज वेरी यूजफुल फॉर इंडिया। सो हियर कम्स द रोल ऑफ इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। फाइन। एंड इंडिया हैज टू फोकस ऑन अफगानिस्तान फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया और तालिबान जो है वो हेल्दी और कंफर्टेबल टॉक्स में है नहीं, राइट। प्रीवियस रिजीम्स जो थी अफगानिस्तान की, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, उनके अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के साथ, बट प्रेजेंट जो तालिबान है, तालिबान 2.0 फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट वेरी इन अ हेल्दी टॉक्स विद इंडिया। सो रिलेशन विद सेंट्रल एशियन रीजन एंड रशिया विल बी वेरी हेल्पफुल in engagement with Taliban. Okay. So importance of Russia in improving India's relationship with CARs, right? So here comes the important, एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी के बीच में, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि रशिया इज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड ट्रस्टवर्दी पार्टनर ऑफ इंडिया। सो रशिया इज क्लोज टू चाइना and Central Asian region becoming closer to Pakistan. So India has to re-establish its presence in the Central Asian region with the help of Russia. So India is seeking to work with one of the region's strongest power and also potentially create a rift between China and Russia to the extent possible. तो इंडिया को रशिया के साथ ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो कि रशिया को इंक्लाइन कर सके इंडिया की तरफ। फाइन। क्योंकि रशिया इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है रशिया के लिए व्हेन इट कम्स टू CAR रीजन। ओके, सो बोथ इंडिया एंड CAR यूज रशिया डिफेंस इक्विपमेंट्स। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों कंट्रीज इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये रशियन के डिफेंस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, और अपना पोटेंशियल ट्राइलेटरल डिफेंस जो है वो इसको एक बेंचमार्क बना के इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं। फाइन। India's non-critical stance on the development in Ukraine and Kazakhstan is in the right direction to grow India-Russia partnership। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूक्रेन की तरफ मूव हो रही है, राइट। अब रशिया भी इसके अगेंस्ट है। रशिया कहता है कि आप नेटो फोर्सेस को यूक्रेन की तरफ क्यों ला रहे हो, जब इंडिया ने वहां पे कुछ ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया नहीं। ओके, इंडिया बड़ा ही न्यूट्रल रहा यूक्रेन और कजाकिस्तान के मामले में। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप को लेके। So a new form of untouchability. This article deals with the economic untouchability which is going to prevail in our country.
तो इंडिया में हमने आज तक सोशल और इकोनॉमिक अनटचेबिलिटी देखी थी, जो कि मोस्टली कास्ट बेस्ड है, राइट? कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी इट स्टिल प्रिवेल्स इन आवर कंट्री, बट विद द राइजिंग प्लूरलिज्म इन आवर कंट्री हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अनटचेबिलिटीज देखने को मिल रही है। रिसेंट एक इंसिडेंट देखा जहां पे इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स, राइट, ये हमने इंसिडेंट देखने को मिला। तो इसकी अगर हम लोग थीम अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली अ वीडियो ऑफ विलेजर्स फ्रॉम Surguja district of Chhattisgarh went viral on social media. In this video, the villagers were seen taking an oath to implement an economic boycott of Muslims. So such acts are not merely expression of hate, but they can be characterized as the new form of untouchability. राइट, इट्स अ रिलीजन बेस्ड अनटचेबिलिटी एंड डेफिनेटली इट्स अ न्यू फॉर्म। तो अगर ऐसी नई नई टाइप्स की अनटचेबिलिटी इंडिया में अगर आने लगी तो करना क्या होगा, हमें एक प्रोग्रेसिव रीआर्टिकुलेशन, एक लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा जो इस टाइप की अनटचेबिलिटी को भी एड्रेस कर सके। सो वी नीड अ री रीडिंग of the anti-decriminalization of untouchability provisions. Okay, so what are the constitutional provisions against untouchability and anti-boycott laws in India? For example, Article 14 की अगर बात करें तो equality before law, Article 15 prohibition on discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, and Article 17 prominently deals with issue lies that its definition remain vague. अनटचेबिलिटी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज आर्ग्यूड दैट द स्कोप ऑफ अनटचेबिलिटी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू रिलीजन एंड कास्ट। ओके, हाउएवर इट वोटेड अगेंस्ट सच रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। अगर हम लोग दो व्यूज लें, प्रोग्रेसिव व्यू और कंजर्वेटिव व्यू, कंजर्वेटिव्स ये कहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वही सिर्फ अनटचेबिलिटी में आनी चाहिए। ओके, जैसे कास्ट बेस्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन द हायर कास्ट फील्स अनटचेबल फ्रॉम द लोअर कास्ट। तो ऐसी कंजर्वेटिव्स जो हैं वो ये कहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तक ही अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन सीमित रहनी चाहिए। लेकिन जो प्रोग्रेसिव व्यू हैं वो ये कहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी comes under the purview of Article 17. So this is the better definition and we definitely need to legislate such laws related to the untouchability. Okay, but however there is a consensus that only those acts which are motivated by the ideology of purity and pollution are considered within the ambit of untouchability. और ऐसे में क्या इंक्लूड होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट्स, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर आज भी बात करें, आज भी जो लोअर कास्ट, अगर कोई हम लोग बोलते हैं किसी को लोअर कास्ट है सोसाइटी में, तो हम लोग सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट उसको करते हैं, जो कि टोटली एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत हरकत है। और अगर और टाइप की अनटचेबिलिटी इंडिया में आने लगी तो डेफिनेटली वो एक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत बात होगी, ठीक है, इक्वालिटी के लिए बहुत गलत बात होगी। फाइन। So issues with untouchability laws. Two laws which explicitly make social and economic boycotts punishable are, जैसे हमें पता है कि SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 एक ये untouchability law को से डील करता है, और दूसरा Maharashtra Protection of People from Social Boycott. But problem is the scope of both is restricted to criminalizing caste-based discrimination and boycotts. इंडिया में आज भी ये जो लॉस हैं ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ही डील करते हैं। हमें और भी टाइप के अनटचेबिलिटी को डील करने के लिए हमें लॉस चाहिए। सो हाउ दे आर इनइफेक्टिव? द tethering or of anti-boycott or untouchability laws to the tenets of purity and pollution and restricted their scope to the caste-centric boycotts make them ineffective to counter the calls of economic boycott of Muslims. For example, one religion is economically boycotting the other religion. So ऐसी चीजों को भी हमें डील करने के लिए हमारे लॉज को इफेक्टिव होना पड़ेगा। Mere provision to protect rights have been insufficient to prevent marginalization due to the untouchability practice. So what is the way forward? The grave new developments need to be taken into cognizance and an urgent politico-legal response to such public calls for Muslim economic boycott is required, as they militate against the principle of fraternity enshrined in our constitution. Okay,
तो अगर हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी का जो बहुत बड़ा हमारा जो एक फैक्टर है, राइट, जो वो हमारे वायलेट होगा अगर हम लोग इकोनॉमिक बॉयकॉट पे जाएंगे, अगर हम रिलीजियस बॉयकॉट पे जाएंगे तो फ्रेटर्निटी का जो फैक्टर है वो हर्ट होगा, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय प्रोग्रेसिव रीडेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी और बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ एंटी बॉयकॉट लॉज टू इंक्लूड decriminalization against religious communities. Fine. Now article related to GS2 government policies. इसका टाइटल है weighing in on a health data retention plan. अब जितना भी डेटा जनरल पब्लिक का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है, यानी कि हॉस्पिटल्स के पास है, क्लिनिक्स के पास है, या ऑनलाइन एप्लीकेशंस के पास है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टो ऐप है, हेल्थीफाई ऐप, सो मेनी एप्लीकेशंस वेयर इंडिविजुअल्स एंटर देयर मेडिकल हिस्ट्री, देयर पर्सनल हेल्थ रिलेटेड डेटा, राइट। तो अब क्या बात है कि इन डेटा का अनड्यू बेनिफिट भी लिया जा सकता है या इस डेटा को रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस आर्टिकल का जो थीम है वो ये है, अ प्राइवेसी सेंट्रिक प्रोसेस इज नीडेड टू डिटरमाइन व्हाट डेटा टू रिटेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। तो अगर जितना डेटा अगर कहीं सर्वर पे है तो हमारी राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो रही है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेशन प्रोसेस जारी की रिलेटेड टू द रिटेंशन ऑफ हेल्थ डेटा बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया, और इससे ये मांगा कि डेटा जो है, जितना भी हेल्थ रिलेटेड डेटा है, उसको कितनी देर तक जो है वो रिटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि कुछ डेटा हमें रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज करना है। अगर रिसर्च पर्पस के लिए हमें डेटा यूज करना है तो एनोनिमिटी का क्लॉज जो है वो किस हद तक इंप्लीमेंट होना चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो इस बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है एनएचए द्वारा, राइट, इसकी हमने डिटेल हमारे प्रीलिम्स पॉइंट में दे रखी है, तो आप वहां से जाके इसको पढ़िएगा। सो व्हाट आर द इश्यूज विद द हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान? पहला, ओवर कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ अननेसेसरी डेटा। बहुत सारा डेटा है जो कि दोबारा रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है, ओवर कलेक्शन हो गया डेटा का, तो ऐसे डेटा की कभी इतनी फ्यूचर में जरूरत नहीं आने वाली। तो ओवर कलेक्शन और रिटेंशन ऑफ अननेसेसरी डेटा को कैसे टैकल किया जाए, इस पे भी कंसल्टेशन प्रोसेस पे बात हो रही है। दूसरी बात कि जेन्युइनली रिक्वायर्ड डेटा फॉर रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी नीड्स। बहुत सारा ऐसा डेटा जो कि रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है, उस डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए, उसमें एनोनिमिटी का क्लॉज कैसे डाला जाए। हेंस वी शुड सीक अ प्लान which must classify a data according to its use. Now what is the need for अब करंटली क्या है? करंटली सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो compete कर रहे हैं एक दूसरे को फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ रिकॉर्ड्स। ओके, हेल्थ रिकॉर्ड्स को कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे मेंटेन करना है, हमारी हिस्ट्री को कैसे मेंटेन करना है, इसमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स जो है आज की डेट में compete कर रहे हैं। अब क्या है कि हम बीइंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम कभी कभी कंफर्टेबल रहते हैं अपना डेटा शेयर करने में, और कभी कभी हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहते अपना डेटा शेयर करने में। अब यहाँ पे इशू आता है प्रिवेसी का। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ओके, एंड एनी इंटरफेरेंस इनटू द राइट मस्ट पास अ four part test which includes legality, legitimate aim, proportionality and appropriate safeguards। तो किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ये चार फैक्टर्स मेंटेन करने चाहिए, अदरवाइज इट विल एक्ट एज अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके से जो हमारा हेल्थ डेटा भी है वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है, और अगर हमारा डेटा किसी अनऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन के पास चला जाएगा, उसका अनड्यू बेनिफिट लिया जाएगा, तो वो भी हमारा राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा। अब इशू यहां पे है, क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज नॉट अ सेक्टर वाइज रेगुलेटर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है एंड इट हैज नो लीगल बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग गाइडलाइंस फॉर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स इन जनरल। अब इसके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है जिससे ये ऐसी गाइडलाइंस निकाल सके या ऐसी लीगल एक्शंस ले सके उन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ जो कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, राइट। सो देयर इज अ नीड टू बैलेंस बिटवीन benefits and risks involved with the healthcare data retention. Okay, so globally क्या है? Globally legal system consider health data particularly sensitive
and recognize that improper disclosure of this data can expose a person to a large number of significant harms. So privacy risks should make us very hesitant about retaining an individual's entire health or medical record on the ground that they might be useful for research someday. So एक तरफ हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं अनड्यू बेनिफिट्स की. तो अगर इसलिए नेशनल हेल्थ रिटेंशन प्लान में ये कहा जा रहा है कि हमें एक तरफ एक ऐसे डेटा को क्लासिफाई करना चाहिए जिसका अनड्यू बेनिफिट ना उठाया जा सके, और एक तरफ ऐसे डेटा को क्लासिफाई करना है जो कि हमें रिसर्च पर्पस के लिए यूज करे. ओके, so as per the Indian law, if an individual rights are to be curtailed due to anticipated benefits, such benefits cannot be potential or speculatory. They must be clearly defined and identifiable. तो हमारी कोई भी अगर इंडिविजुअल राइट अगर वो वायलेट हो रही हैं ड्यू टू अनड्यू बेनिफिट्स ऑफ द अदर्स, तो ऐसी राइट्स को हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, और ऐसी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स ट्रूली आइडेंटिफाइएबल होने चाहिए. So what are the challenges associated with the health data retention? पहला, anonymize the data. अब anonymize the data which is being used for research purposes. अब हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है कि हम ब्लाइंडली डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, हम ब्लाइंडली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि जो भी कर रहा है वो ये ठीक कर रहा है. अब उससे होगा क्या कि हम अपना पूरा डेटा वहां पे जाके सबमिट कर देंगे. अब in what manner they are using our data, this is the issue. So the standard for anonymization and the method of anonymization are still developing. ये एक बहुत बड़ा issue है. There is no consensus on what constitutes adequate anonymization, right? Also, anonymization is not the least intrusive solution to safeguard patients' rights in all scenarios. So what is issues with the informed consent of the individual? अब होगा क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि Indian patients rely on the expertise and the advice of doctors. Hence the idea of informed consent is difficult to apply. Informed consent मतलब कि पेशेंट को बताना कि हम आपका इस डेटा के साथ हम आपको कैसे यूज करेंगे, ये डेटा हम आपका कैसे यूज करेंगे. तो ये जो इंडियन पेशेंट्स हैं या जो इंडियन फैमिलीज हैं वो इस पे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देती, और हम लोग डॉक्टर्स और एक्सपर्टीज पे टोटली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं. उसकी वजह से जो हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो ऑटोमेटिकली वायलेट हो ही जाता है. सो देयर आर लिमिट्स टू how the consent can apply in the context of healthcare in India, because many people may agree simply because they lack any other way to access that care. So what is the way forward? तो पहला अगर हम लोग देखें यही बहुत इंपॉर्टेंट है. efforts must be made to minimize the extent of data collected and to hold it for the amount of time, right? How long and need it so as to reduce the likelihood of any breach in the first place. सबसे पहले ही हमें कि डेटा कलेक्ट करना ही, डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर को हमें मिनिमाइज करना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि ये डेटा कलेक्ट कितने टाइम के लिए हो रहा है. ओके, डेटा should be anonymized if collected for research purpose unless a specific case is made for keeping personally identifiable information. If neither of these safeguards is applicable, then the data should be deleted. अब जो करंट बिल है ये ऑलरेडी रिक्वायर्स पर्पस लिमिटेशन फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, शेयरिंग और रिटेनिंग डेटा. यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन प्रोसेस विल ब्रिंग द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम इन ए कंप्लायंस with the data protection bill. So this is a very good conclusion which you can write as it is when it comes to the question which covers such type of articles. An article related to the fundamental right, the interpretative answer to the hijab rule. So a constitutional interpretation is required for discussing the issue. क्या है इसका? The courts will be called upon to protect an essential religious practice. Okay, hijab related to the religious practices of the Muslims, okay, in a manner consistent with imparting education in an orderly fashion. तो अब हुआ क्या था कि 6 स्टूडेंट्स जब कॉलेज कर्नाटका की उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जब गई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हिजाब पहनने से मना कर दिया. ओके, तो अब एक लीगल क्वेश्चन उठा, राइट? लीगल क्वेश्चन क्या उठा कि राइट टू वेयर हिजाब is constitutionally protected or not, whether it comes under freedom of religion or not. Fine. Now what are the constitutional provisions for the freedom of religion? For example, the very first one is preamble. इंडिया सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वली नॉमिनेट करना चाहिए. ओके, सेकंड, आर्टिकल 25 to 28 which states right to freedom of religion.
अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज एब्सोल्यूट और नॉट, विल डिस्कस इट हियर ओनली। ओके, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे फ्रीली राइट देते हैं कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोपेगेट कर सके और अपने रिलीजियस अफेयर्स को फ्रीली मैनेज कर सके। फाइन। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में इशू है रिलीजन और एजुकेशन के बीच में, तो उससे रिलेटेड कई सारे केसेस हैं केरला हाई कोर्ट के, वो भी हम इस आर्टिकल में अभी देखेंगे। So what are the views of judiciary regarding to the religious freedom? In the first case, Shirur Mut case 1954 में Supreme Court held that the term religion covers all rituals and practices integral to the religion. Okay, so what does the integral word mean? Integral word mean all essential religious practices, जितनी भी essential religious practices हैं वो सारे religion के अंडर आएंगी। Okay, so what constitutes essential part of a religion? Essential part of a religion, it deals with the doctrine of that religion itself। ठीक है, तो जितनी भी essential religious practices हैं वो रिलीजन के अंडर ही आती हैं। तो इस हिसाब से हिजाब जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आ रहा है। ओके, हम लोग देखेंगे कोर्ट रूलिंग्स ऑन हिजाब। एक केस है आमना बिन बशीर वर्सेस सीबीएसई। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस्ड और सेफ गार्ड्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो रूलिंग थी वो सुनाई थी। इसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग अ हिजाब कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बट डिड नॉट क्वैश, वेरी इंपॉर्टेंट, बट डिड नॉट क्वैश द ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे एग्जाम्स हैं, जैसे नीट का एग्जाम है, जेडब्ल्यू का एग्जाम है, वो अपनी ड्रेस कोड के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स को, डोंट वेयर शूज, डोंट वेयर फुल स्लीव्स, डोंट वेयर जैकेट्स, डोंट वेयर बेल्ट्स। ओके, सो इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई। सो इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि it provided additional safeguards such as examining students wearing full sleeves when needed. Okay, so second case Fatima Tasneem versus State of Kerala। इस केस में कलेक्टिव राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन की बात की गई ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पिटिशनर। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कलेक्टिव राइट्स क्या है, वहां के कलेक्टिव रूल्स क्या है, उसके ऊपर बात की गई ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ ए पिटिशनर। ये केस तब अराइज हुआ जब दो लड़कियों ने हाई कोर्ट पे अप्रोच किया कि हमें स्कूल वाले जो है वो हिजाब नहीं पहनने देते, तो हाई कोर्ट ने कहा कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल वुड बी गिवन प्रीमेसी ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पिटिशनर। तो इन दो केसेस के अकॉर्डिंग हिजाब जो है वो इंस्टीट्यूशंस में अगर अलाउ नहीं किया जाता तो वो एक फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होती है। फाइन। सो व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड, क्यों इतना ये कंट्रोवर्शियल इशू बना है? बिकॉज administrators in the 1990 might have ordered uniforms to prevent competition among fashion conscious teenagers। अब फैशन को प्रिवेंट करने के लिए यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया होगा उस टाइम पे 1990 में। ठीक है, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म कोड नहीं है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। तो इसलिए जो अगर प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म कोड नहीं है तो कोई भी प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर रूल्स नहीं है जो कि ये मैंडेट कर सके कि हिजाब पहनो या नहीं पहनो। And many questions have arisen in the minds of people, such as a turban worn by a Sikh male student, so whether it's violating a fundamental right or not। ठीक है, second, denying education, right to education, राइट टू एजुकेशन यहाँ पे वायलेट हो रही है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही सेंसिटिव इशू है, राइट। एक और केस है इशू ऑफ कंपीटिंग राइट्स इन श्री वेंकटरमण देवराव वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1957 केस, एन इशू बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 26 वाज रेज्ड। तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 25 क्या है, 26 क्या है। इस केस में ये कहा गया था हाई कोर्ट ने कि whether the bar on a person from entering into a temple for worship is a matter of religion according to Hindu ceremonial law, the court said that the competing rights should be harmonized in a way that both were given effect to। तो right to manage religious affairs और right to process, practice and propagate religion affairs, इन दोनों को बैलेंस करके हमें एक हार्मोनाइज्ड, एक बहुत ही हार्मनी वाला एक कंक्लूजन निकालना है। ओके, सो अगर हम इसका वे फॉरवर्ड देखें तो बहुत ही बैलेंस्ड है ये जो भी वे फॉरवर्ड है इसका। द कोर्ट शुड पे अटेंशन टू जस्टिस आर एफ नरीमन्स डिक्टम इन द सबरीमाला रिव्यू व्हिच स्टेट्स दैट
The holy book of India is the Constitution of India. So we have to state the holy book. We have to go through the holy book. In the hijab case, the court should protect an essential religious practices in a manner that is consistent with imparting education in an orderly fashion. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्दे नजर रखते हुए हमें एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी मेंटेन करना है और हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डरली फैशन। तो ऐसी जजमेंट्स दो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरीके से इस केस को इंटरप्रेट करो ताकि हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी मेंटेन हो सके और साथ में एजुकेशन को भी हम लोग एनहांस कर सके। नाउ द एडिशन ऑफ 8th February 2022, it contains good articles like okay, notes for India as the digital trade juggernaut rolls on, a dose of science in the vaccination strategy. This article we have already covered many times in our previous videos. Majoritarianism is wearing the wheel of debate. We have covered this article with the previous one, okay, with the previous edition. So the first article, a self-reliant pharma industry. This article is based on production linked incentive scheme, right? And it is related with the pharma industry. So the theme and context, the production linked incentive scheme needs to be modified in order to attract the industry. So ये आर्टिकल बात कर रहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा so that we can attract pharma industry in a practical way. Okay, अब है क्या, a pharmaceutical industry is a key sector for the आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। और जो फेज 1 था PLI स्कीम का फार्मा सेक्टर में was to reduce import dependence on APIs, drug intermediaries and key starting materials. अब APIs होते क्या है? These are the chemical compounds that act as a raw material to produce any finished medicine. Okay, for example, paracetamol, ibuprofen. These are the key raw materials to develop any finished medicine. Okay, so the scheme was expected to attract a lot of interests as countries has begun to adopt measures to reduce their dependence on China for APIs. अब इंडिया को भी चाइना से अपने जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी कम करनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। लेकिन अब जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं इंडिया में, जो और जो PLI स्कीम्स है उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं फार्मा इंडस्ट्री को लेके कि वो अच्छे से APIs डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो here comes the data which reflects that what is the problem associated with the scheme. Total of 239 applications were received in 2 rounds from an industry of over 3000 firms. 3000 फर्म्स हैं और 239 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, उसमें से सिर्फ 61 ही सिलेक्टेड हुई। ओके, तो अगर इतना डेटा कम जा रहा है, 3000 फर्म्स में से सिर्फ 61 सिलेक्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वजह होगी और ये एक नीड क्रिएट करती है कि हमें रिविजिट करना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। ओके, so what are the modifications required in the PLI scheme? These are the very important points which you can write in your answers and which you can use in your interview as well. So these are the points which is definitely need to be understood. First is price competitiveness. Firms will invest in production in India if they see a prospect of producing at prices cheaper. क्यों? क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर 35 to 45% चीपर कंपेयर टू इंडिजिनियसली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो होगा क्या, इंडिया जो है वो डेफिनेटली इंपोर्ट ही करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चीप प्राइसेस पे अगर आप नहीं बना पाओगे किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को, तो होगा क्या कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अगर आप बाहर हो जाओगे तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए बड़ी इंडस्ट्री यही प्रेफर करती है कि हम लोग इंपोर्ट कर लें APIs। टेक्नोलॉजी, चाइना ऑब्वियसली हैज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। और PLI स्कीम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PLI स्कीम में doesn't have a technology component. So without appropriate technology, our manufacturers in India will not be in a position to bear their Chinese counterparts in pricing. Okay. Idle capacity. The scheme insists on new manufacturing facilities which doesn't firms which have idle capacities to take advantage of the scheme.
right? Many firms used to produce these products and have wound up production as cheaper imports began to flow from China. तो अब सबसे बड़ी बात, कनेक्ट टू अदर रेलेवेंट पॉलिसी मेजर्स। अब इंडिजिनस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो हमारे इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमें उसको फार्मा के साथ साथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ, हमें उसको ट्रेड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी पॉलिसीज के साथ भी इंटीग्रेट करना है। तो ये सिर्फ एक ही पॉलिसी नहीं है, ये 3 पॉलिसीज है। तो पीएलआई स्कीम हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद ट्रेड एंड साइंस एंड टेक। So it's a combination of policies, right? It's an integrated platform. Role of MSMEs. The focus of the PLI scheme is on large firms, but large firms are only interested in formulations and not APIs, right? Nearly 3/4 of the production of pharmaceuticals in India is done by MSME. मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस जो है हमारे इंडिया की, वही वही प्रोडक्शन करती है फार्मास्यूटिकल्स की इंडिया में। Therefore, it is important to involve MSME, okay, involving public sector enterprises. APIs are of great significance for public health. In such case, public sector enterprises should be tasked with the production of APIs and their key medicines and drug intermediaries. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी आना चाहिए एपीआईज। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि एपीआईज चाइना में बहुत चीपर बन रही है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि काफी हद तक मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उनको आना चाहिए इन द प्रोडक्शन ऑफ एपीआईज और ड्रग इंटरमीडिएरीज के लिए, सो दैट कि वो लोग अपने एपीआईज और जो भी की स्टार्टिंग मटेरियल्स है और ड्रग इंटरमीडिएरीज जितने भी हैं, उनको वो छोटी छोटी स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को दे सकें, सो दैट कि वो अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान रख के नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, नोट्स फॉर इंडिया एज द डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रोल्स ऑन। डिजिटल ट्रेड मीन्स एनी ई-कॉमर्स ट्रेड, मीन्स एनी पावरफुल फोर्स। So this article revolves around World Trade Organization and joint statement initiatives done by WTO member countries for implementing certain specific issues, right? अब हुआ क्या था कि जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव होता क्या है? जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव एक ऐसा नेगोशिएटिंग टूल है जो कि WTO के कुछ मेंबर्स मिलके साइन करते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि किसी सर्टेन स्पेसिफिक इशू को फास्ट ट्रैक किया जा सके और सॉल्व किया जा सके। जैसे कि अभी ई कॉमर्स के कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए WTO के कुछ मेंबर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव बनाया कि को ई कॉमर्स के इश्यूज को फास्ट ट्रैक कर सके, सॉल्व कर सके। फाइन। तो अब जो दिसंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर जो कि को कन्वेनर है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव के ऑन ई कॉमर्स issues, ठीक है, they have stated that they might achieve convergence or more issues likely to be held at the end of 2022। क्योंकि GSI members जो है वो वर्ल्ड का 90% ग्लोबल ट्रेड ऑप्ट करते हैं, राइट? तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो GSI नेगोशिएशंस में इन रहे, लेकिन साथ में ही इंडिया कैन नॉट सरेंडर ब्लाइंडली टू इंटरनेशनल trade rules, right? Because we have our own digital future। तो बहुत सारे डोमेस्टिक लॉस हैं जो कि जेएसआई के रूल्स के साथ कंट्राडिक्ट होते हैं, और इसलिए बहुत सारी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स जो है वो इस नेगोशिएशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जोर जबरदस्ती करके उनसे ग्लोबल रूल्स मनवाए जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आर द ग्लोबल रूल्स ऑन डिजिटल ट्रेड? सबसे पहले WTO जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में। इसकी सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1998 में जिसने बात की थी वी शुड हैव टू मेक अ ग्लोबल रूल्स ऑन ई कॉमर्स रेगुलेशन। अब WTO में, WTO इज अ कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई भी रूल, कोई भी इंप्लीमेंटेशन होती है, इट्स अ कंसेंसस बेस्ड। फाइन। अब जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव में क्या होता है कि वही कंट्रीज साइन करती हैं, एग्री होती हैं, जो कि किसी भी इशू को फास्ट ट्रैक करना चाहती हैं। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अपोज किया था ग्लोबल ई कॉमर्स रेगुलेशंस
क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इट विल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एज दे आर अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज। क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, और अगर उन्होंने ग्लोबल नेगोशिएशंस पे ज्यादा ध्यान दिया तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज जो है वो डल हो जाएंगी। तो अगर हम लोग ऐसा देखें तो moratorium has been renewed continuously despite the opposition from the India and South Africa. So India and South Africa have to work on e-commerce across four issues, right? Like goods, services, intellectual property, and development. अब what are the issues associated with the GSI? Issues कौन से हैं? अब over half of the WTO members, आधे से ज्यादा मेंबर जितने भी थे WTO के, especially from the developing countries, they opted out of GSI negotiations. क्यों? क्योंकि उनको यही डर था कि ग्लोबल रूल्स को एक्सेप्ट करने के चक्कर में उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा सफर करेगी। इसलिए उन्होंने ये जो जीएसआई नेगोशिएशंस थी इनको साइन करने से मना कर दिया। और इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये भी कहा कि जीएसआई जो स्पेसिफिक इश्यूज फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है ये डब्ल्यूटीओ के कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ एक कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक मेंबर की अपनी एक वॉइस और वोट है रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक स्टैंडिंग। तो अगर जीएसआई जैसे इनिशिएटिव्स अगर किसी भी इशू को फास्ट फॉरवर्ड करने लगे तो एक तो एक कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क जो है वो नहीं बन पाएगा। फाइन। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज? अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि लोकलाइजेशन मैंडेट करती हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मास्टर इंडिया में जब डेटा लोकलाइजेशन की बात हुई तो मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस को मना कर दिया कि वो अपने नए कार्ड्स इंडिया में इशू नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा लोकलाइजेशन इज कंपल्सरी, कि जो भी इंडियंस होंगे उनका डेटा इंडिया के सर्वर्स पे ही स्टोर होगा। अगर वो ग्लोबली या अमेरिका में या कहीं और बाहर कंट्री में अगर वो डेटा स्टोर करते हैं तो इट विल वायलेट द डेटा लोकलाइजेशन रूल्स ऑफ आवर कंट्री, राइट। सेकंड, डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स कोड। अब बहुत सारे फॉर एग्जांपल इंडिया के डोमेस्टिक लॉस या बहुत सारे कंट्रीज के डोमेस्टिक लॉस ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री कोई भी प्रोग्राम है कोई भी एप्लीकेशन है उसके जो सोर्स कोड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्लोबल नेटवर्क है उसका जो सोर्स कोड है वो उस कंट्री के साथ शेयर किया जाए, राइट। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ये कहती हैं कि इट विल हैम्पर इनोवेशंस, इट विल वायलेट innovations, ठीक है। whereas developing countries believe that it is essential for algorithmic transparency and fairness. So what are the options available for India? तो options इंडिया के पास सबसे पहले तो ये है कि इंडिया को अपनी इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना है। किसी भी ट्रेड ऑब्लिगेशंस को साइन करने से पहले इंडिया को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, अपने डोमेस्टिक डिजिटल ट्रेड रूल्स के बारे में सोचना है। फाइन। सो एडवोकेटिंग डेटा सोवरेनिटी, इंडिया aims to resist data colonialism. Fine. Policy making for India's digital economy should focus on surveillance reform, personal data protection, algorithmic governance, and non-personal data regulation through evidenced insights. So we have to work on our own individuals, communities, and promote local businesses. India should avoid signing trade obligations in a hurry because we have to make a space available to frame our own appropriate policy. India should avoid sitting out of trade negotiations to keep check on digital trade rules. For example, RCEP or Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership में भी इंडिया बाहर रहा क्योंकि इंडिया को पहले चेक करने थे डिजिटल ट्रेड रूल्स बिफोर साइनिंग। तो इंडिया को लेसन लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा डेपा यानी कि डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि साइन हुई थी बिटवीन सिंगापुर, चिली और न्यूजीलैंड में, इसमें ये हुआ था पिक एंड चूज मॉड्यूल्स। फॉर एग्जांपल जिन कंट्री को जो मॉड्यूल में कंफर्टेबल फील करता है वो वही मॉड्यूल साइन करेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड एग्रीमेंट साइन बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज। तो इंडिया शुड टेक लेसन्स फ्रॉम डेपा ऑल्सो। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन?
जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट इट्स फीलिंग्स द WTO plays a critical role in global governance and it's vital to the India's strategic interests. Negotiating without surrendering domestic policy making holds the key to India's digital future. Fine. So thanks for watching and like, share and comment this video. See you next time. Take care. Have fun.